10 साल, 15 बिग बजट मूवीज और एक वेब सीरीज के बाद भी डीसीयू फेल हो गया। लेकिन क्यों? भले ही इसका जवाब वार्नर ब्रदर्स के पास हो या ना हो, लेकिन आज हम जरूर ढूंढ के निकालेंगे। तो भाइयों, मेरा नाम है बादल चौहान और बी बादल की 4th वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जानते हैं कि डीसीयू वाली जिद शुरू कहां से हुई। कहानी शुरू होती है 2005 से, जहां पर क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट करते हैं बैटमैन बिगिंस, जो कि लोगों को इतनी पसंद आई। वार्नर ब्रदर्स ने जब देखा कि इस ट्रायलॉजी की सेकंड मूवी द डार्क नाइट भी सक्सेसफुल हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि इसी फ्रेंचाइजी से बाकी सुपर हीरो का भी कैमियो करा दिया जाए, जिससे वो मार्वल से आगे निकल सके। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन साफ बोल देते हैं कि मेरी फिल्म मेकिंग आर्ट पर वो विजनलेस सिनेमैटिक यूनिवर्स की बिरयानी नहीं बनने देंगे। और यही बात वार्नर ब्रदर्स के दिल पे लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने $1 बिलियन, मल्टीपल स्टोरी और कई सुपर हीरो का सत्यानाश कर दिया। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई, जैसे कि जैक स्नाइडर को इस यूनिवर्स को स्टार्ट करने का काम दिया गया और क्रिस्टोफर नोलन को एज ए प्रोड्यूसर इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। हेनरी कैविल को एज ए सुपरमैन कास्ट किया गया और रिलीज हुई डीसीयू की पहली मूवी मैन ऑफ स्टील। और इसी मूवी से डीसीयू बनने से पहले ही उसके फ्यूनरल की तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहली चीज, डार्क थीम। जहां पर मार्वल अपनी मूवीज की थीम थोड़ी सी लाइट हार्टेड रखे हुआ था, लेकिन डीसी ने कुछ अलग करने के चक्कर में इसके अपोजिट जाना बेटर समझा, जिससे डीसीयू की पहली मूवी को मिला सीरियस और एक मैच्योर्ड लुक। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये स्टाइल और जैक स्नाइडर का विजन काफी पसंद आया, क्योंकि सुपरमैन जैसे एब्सोल्यूट पावरफुल कैरेक्टर को मैं जोक मारते हुए देखने से अच्छा मरना मंजूर करूंगा। और सुपरमैन जैसे हीरो पर इतनी मैच्योरिटी और सीरियसनेस जचती भी है। अगर आपको जोक ही सुनने हैं तो आप शज़ैम को देख सकते हो, वो भी लगभग इतना ही पावरफुल है, लेकिन वो जोक मार। जैक स्नाइडर ने हमें सुपरमैन का ओरिजिन दिखाया, उसकी पेरेंटिंग दिखाई और उसकी ऑफ द चार्ट पावर्स भी। लेकिन अगर किसी सुपर हीरो के पास सभी पावर्स और एडवांटेजेस हैं, तो पब्लिक उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और इसी चीज से बचने के लिए जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को एक इमोशनल टच दिया, जिसकी वजह से सुपरमैन ने अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे प्लेनेट पर अपनी जगह ढूंढने में बिता दी। सुपरमैन यहाँ हमेशा एक आउटसाइडर फील करता है और हमेशा अपनी ह्यूमैनिटी को प्रूव करने में लगा रहता है। और ये सीन उस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है। सुपरमैन को पता है कि पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके हाथ बांध सके, लेकिन वो अपनी ह्यूमैनिटी प्रूफ करने के लिए ये भी करता है। क्योंकि एक बार जोनाथन कैंट ने कहा था कि लोग तुम्हारी पावर देख के या तो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर विलन समझेंगे। और स्नाइडर ने सुपरमैन के कैरेक्टर के साथ इसी डिलेमा को दिखाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को टोनी और थोर के लाइट हार्टेड जोक्स पसंद आ चुके थे और उन्होंने मैन ऑफ स्टील में भी यही ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से मैन ऑफ स्टील ने एक बड़ा चंक ऑफ ऑडियंस को मिस कर दिया, जिसका एज ग्रुप था 13 to 18 ईयर्स। और अगर आप एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं तो इस एज ग्रुप की खास अहमियत होती है। लेकिन फिर भी इस मूवी को काफी प्यार मिला और लोगों ने इसके डार्क थीम वाले कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर आती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, सेम डार्क थीम के साथ, विदाउट एनी जोक्स, फुल टू सीरियस। अब आता है सेकंड रीजन, कैरेक्टर पोर्ट्रेयल। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से पहले हमें बैटमैन के बारे में ये पता है कि अपनी पेरेंट्स की डेथ के बाद भी बैटमैन ह्यूमैनिटी में बिलीव रखता है। उसके बाद उसने अपने ट्रॉमा से रिकवर किया और एक अच्छी बैट फैमिली भी बनाई और हमेशा उम्मीद का दामन थाम के रखा कि क्या पता अब कुछ अच्छा हो जाए, चाहे फिर वो गोथम के लिए हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। लेकिन जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का बैटमैन है वो अकेला है और डिप्रेस्ड है। उसके पास एक रॉबिन था, लेकिन उसको भी जोकर ने मार दिया और ये बात हमें मूवी में एक्सप्लेन भी नहीं की गई। इसके बाद से वो सिर्फ रिवेंज और गुस्से से भरा हुआ है, जिसकी वजह से मूवीज में उसने बैटमैन का एक लौता रूल भी तोड़ दिया। जो लोग कॉमिक्स से बैटमैन को जानते थे उनके लिए इस वाले बैटमैन की आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट थी, जिसकी वजह से वो इस कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं कर पाए। क्योंकि कॉमिक्स के बैटमैन का एक स्ट्रिक्ट रूल था कि वो जान नहीं लेगा, वो क्रिमिनल को पकड़ेगा और पुलिस को सौंप देगा। लेकिन यहाँ बैटमैन का विश्वास सिस्टम से उठ चुका है, केस और ट्रायल के चक्कर में नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट फैसला करता है। और इस बैटमैन की एक सिंपल सी फिलोसफी है, देखो भैया हम ही है अदालत, हम ही है कानून और हम ही है जज। जहाँ कॉमिक बैटमैन बूमरैंग का यूज करता है, वहीं पर ये वाले भाई साहब पूरी की पूरी ब्राउनी मशीन गन अपनी बैटमोबाइल पर माउंट करा लेते हैं। इन शॉर्ट ये बैटमैन कॉमिक एक्यूरेट नहीं था। अब बात करते हैं सस्ते शाहरुख खान यानी लेक्स लूथर की। कॉमिक्स वाला लेक्स लूथर एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड बंदा है, कभी अपने इमोशंस की वजह से अपने डिसीजन को इफेक्ट नहीं होने देता। लेकिन इसके अपोजिट मूवी वाला लेक्स लूथर एक इनसिक्योर, ट्रोमेटाइज और डैडी इशू वाला बंदा है, जिसको लगता है कि पावर के साथ सिर्फ क्रुएलिटी आती है। इन शॉर्ट जैक स्नाइडर ने मार्क जकरबर्ग और जोकर को उठाया, एक ग्राइंडर में ग्राइंड किया और बधाई हो, आपको लेक्स लूथर हुआ है। वार्नर ब्रदर्स मार्वल को कंपीट करने के चक्कर में इतने पागल थे कि उन्होंने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स का इंट्रोडक्शन ऑडियंस से बहुत अच्छे से नहीं कराया। सुपरमैन का ओरिजिन देने के बाद यूनिवर्स की सेकंड ही मूवी में उन्होंने बैटमैन को घुसा दिया, वो भी बिना किसी प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी के। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमें ये नहीं पता कि ब्रूस कितने सालों से बैटमैन है और इन सब सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ। इनफैक्ट रॉबिन को इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करने से पहले ही उसको मार दिया और इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी, बस बैटमैन आया और सुपरमैन को मारने के लिए दौड़ पड़ा। वार्नर ब्रदर्स एवेंजर जैसी मूवी देने के लिए इतने बेसब्र थे कि उन्होंने एक ही मूवी में लेक्स लूथर का ओरिजिन, बैटमैन की एंट्री, वंडर वुमन का कैमियो और डूम्सडे जैसी विलन को इंट्रोड्यूस कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मार्वल ने एवेंजर्स जैसी बड़ी मूवी देने से पहले 5 ओरिजिन मूवीज को रिलीज किया था, जिसकी वजह से आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थोर एवेंजर मूवी आने से पहले ही ऑडियंस के साथ इंट्रोड्यूस हो गए थे। और यही गलती डीसीयू ने दोबारा जस्टिस लीग के टाइम पे भी की, जहां पर जितने मेंबर जस्टिस लीग में थे उनको उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। अगर हम मार्वल वाला फॉर्मूला यूज करें
तो हमें जस्टिस लीग मूवी से पहले कुछ ओरिजिन स्टोरी मूवीज चाहिए थी, जैसे कि एक बैटमैन की ओरिजिन मूवी, एक एक्वामैन की ओरिजिन मूवी, एक साइबोर्ग की ओरिजिन मूवी और साथ ही एक फ्लैश की ओरिजिन मूवी जरूर चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऑडियंस जस्टिस लीग के मेंबर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई और जस्टिस लीग उतनी नहीं चल पाई जितनी उससे चलना चाहिए था। जस्टिस लीग न चलने का रीजन एक और है, वो है जोस व्हीडन और जैक स्नाइडर वाला कांड, जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है। मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बाद हल्का हल्का डाउट था कि ये यूनिवर्स फेल हो सकता है, लेकिन जस्टिस लीग के बाद वो कंफर्म हो गया। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई अच्छी मूवीज नहीं आई, डीसीयू में काफी अच्छी मूवीज आई, लेकिन वो इतना इंपैक्ट नहीं बना पाई। फिर डीसीयू को एक और लास्ट चांस मिला ब्लैक एडम मूवी के साथ, जहां पर द रॉक ने चाहा कि डीसीयू को बचा लिया जाए और उन्होंने वार्नर ब्रदर्स को भी राजी कर लिया कि वो हेनरी कैविल को एज ए सुपरमैन मूवीज में ले आए। और ऐसा हुआ भी। ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सुपरमैन और ब्लैक एडम एक साथ देखने को मिले। दूसरी तरफ हेनरी कैविल ने भी इस बात को अपने इंस्टा आईडी से कंफर्म कर दिया। लेकिन वार्नर ब्रदर्स का नशा उतरता है और वो सबसे पहले हेनरी कैविल से उसका सुपरमैन का रोल वापस लेते हैं, और जिसके साथ ही उन्होंने डीसीयू को बचाने की बची कुछ उम्मीद पर भी मुद दिया। वार्नर ब्रदर्स एक ऐसा दोस्त है जो रात को नशे में तो पार्टी दे देगा, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले उसके पैसे मांग लेगा। इतनी बुराई करने के बाद अब डीसी यूनिवर्स की कुछ अच्छी मूवीज की भी बात कर लेते हैं। उनमें से मेरी पर्सनल फेवरेट है द वंडर वुमन, और मैं इसको बेस्ट ओरिजिन स्टोरी मूवीज भी बोल सकता हूँ। गैल गैडेट की अदाएं और एक्टिंग, साथ में पैटी जेंकिंस की डायरेक्शन, दोनों ही कमाल की थी। उसके बाद मैन ऑफ स्टील, एक्वामैन जैसी मूवीज भी आई जो कि काफी अच्छी थी और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। बाकी द सुसाइड स्क्वाड, पीसमेकर सीजन 1 काफी बेस्ट थे, काफी अच्छे थे, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो पूरे डीसी यूनिवर्स को बचा सके। अब जेम्स गन ने डीसी यूनिवर्स को दोबारा से रिबूट किया है, जिसकी हमें पहली मूवी देखने को मिलेगी जुलाई 2025 में। अगर आप जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।